Hello, YouTubers and tech lovers out there. Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for You. और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं CPU की कैश मेमोरी के बारे में। मैंने आज से थोड़े टाइम पहले एक कैश मेमोरी पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, लेकिन वो ओवरऑल कैश मेमोरी के ऊपर था। कैशिंग क्या होता है और जहाँ कहीं भी कैश मेमोरी यूज़ होती है वो क्यों यूज़ होती है और उसका पर्पज़ क्या है, उसका रोल क्या है, वो ओवरऑल हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था। स्पेसिफिकली CPU के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझाया था। लेकिन आज इस वीडियो में CPU की जो कैश मेमोरी होती है L1, L2, L3, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। थोड़ा डिटेल लेवल पे मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्यों होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका रोल क्या है पूरे वर्क फ्लो में, और जब वर्क फ्लो गोइंग ऑन होता है यानी कि डेटा इनपुट आउटपुट हो रहा होता है तो उनका क्या काम है वहाँ पे, एज वेल एज उनकी जो थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स है, टेक्निकलिटीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो CPU की जो कैश मेमोरी है, आपने डेफिनेटली इसके बारे में कुछ ना कुछ कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। इसका यूज़ क्यों होता है वो अगर आपको अच्छे से समझना है तो वो वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि CPU का जो बॉटलनेक है उसको कम करने के लिए ही ये सारी जितनी भी कैश मेमोरीज़ हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो अगर हम CPU की कैश मेमोरी की बात करें तो इसका रोल भी यही है, इसका काम भी यही है, CPU का जो बॉटलनेक है उसको कम करने के लिए। ठीक है, ख़त्म तो वो कभी नहीं होगा, लेकिन थोड़े बहुत लेवल पे तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा लेवल पे ये जो कैश मेमोरी है उसको ऐड करने से पूरे वर्क फ्लो में, पूरी चेन में कैश मेमोरी को ऐड करने से CPU का जो बॉटलनेक है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर ये कैश मेमोरी नहीं होती, पहले आपको ये समझना पड़ेगा इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो रोल है, वो उसको अच्छे से समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये ना हो तो क्या होगा। तो हर एक बार CPU जो है उसमें जितनी भी कोर्स होती हैं उनको जितना भी डेटा चाहिए होता है, आपको पता होगा सारा का सारा डेटा आता है रैम से, और रैम के पास भी नहीं है तो सेकेंडरी मेमोरी से आएगा जो कि आपकी इंटरनल ड्राइव्स होगी। तो अब अगर ये कैश मेमोरी ना हो तो हर एक बार जब भी CPU को कोई नए डेटा की रिक्वायरमेंट होगी उसको रैम के पास जाना पड़ेगा, और रैम के पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो सेकेंडरी मेमोरी के पास जाना पड़ेगा। रैम जो है वो डिमांड करेगी साउथ ब्रिज से, और साउथ ब्रिज जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेके आएगा। लेकिन इस पूरे फ्लो में अगर ये जो कैश मेमोरी है वो नहीं है तो पूरा काम है वो बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत ही स्लो, और CPU का जो बॉटलनेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। CPU को ऑलवेज वेटिंग कंडीशन में रहना पड़ेगा, ऑलवेज। ठीक है, जब तक उसे पूरा डेटा प्रॉपरली मिल नहीं जाता उसको वेटिंग कंडीशन में ही रहना पड़ेगा, और CPU है वो अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखा ही नहीं पाएगा। चाहे CPU कितनी अच्छी क्वालिटी का हो, उसमें कितनी ही ज़्यादा कोर्स हो, उसकी जो क्लॉक है वो कितनी ही ज़्यादा हाई हो, लेकिन जब तक ये कैश मेमोरी नहीं है उसके पास तब तक वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दिखा ही नहीं पाएगा। और इसीलिए ऐसी कैश मेमोरी जैसी एक मेमोरी वहाँ पे ऐड की जाती है जिनको अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, अभी आगे समझाता हूँ। और ये जो कैश मेमोरी है उसको कई बार SRAM भी कहा जाता है, स्टैटिक रैम। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होइए। जो DRAM है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमारी फिजिकल मेमोरी, उसे DRAM कहा जाता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या SDRAM भी कहा जाता है, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन ये जो है कैश मेमोरी, इसको भी कई बार कुछ लोग गलती से रैम कह देते हैं, लेकिन उसके आगे वो S नहीं लगाते, जो कि है स्टैटिक रैम। सिर्फ इसको रैम कहना सही नहीं है क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है। डेफिनेटली ये भी रैम है क्योंकि आप भी ये जो मेमोरी है उसको भी रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। इसको हर एक इंडिविजुअल जो बिट है उसको डायनेमिकली या रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। आपने अगर हमारा वो वीडियो देखा होगा तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पे जैसे सिक्वेंशियली हर एक बाइट को, हर एक बिट को एक्सेस करना पड़ता है, वैसे नहीं है। जो CPU की कैश मेमोरी है या जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इन सब को, इवन हमारी जो सेकेंडरी ड्राइव्स हैं उन सबको रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। तो इन सब को आप रैम कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है जब उनके लिए प्रॉपर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, प्रॉपर जो उनके वर्ड्स हैं वो यूज़ ना किए जाए। ठीक है, तो इसको SRAM कहा जाता है, स्टैटिक रैम। इस पर भी मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, SRAM और DRAM को कंपैरिजन वाइज, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस है, लेकिन इसको SRAM भी कहा जाता है, स्टैटिक रैम। ठीक है, तो ये जो CPU की कैश मेमोरी है उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्वाड कोर जो CPU होता है, 4 कोर वाला CPU, उसका एग्जाम्पल लूँगा। और क्वाड कोर वाला CPU बहुत ही पॉपुलर है, ऑलमोस्ट हर एक यूज़र के पास यही CPU होता है। ठीक है, अगर i5 की बात करें या i7 की बात करें या AMD साइड भी किसी CPU की बात करें तो जो 4 नंबर ऑफ कोर्स हैं वो बहुत कॉमन है। तो ये जो एग्जांपल है वो बेस्ट है CPU की कैश मेमोरी को समझने के लिए कि ये जो L1, L2, L3 ये सारी की सारी कैश मेमोरी है, लेकिन इनको कैसे डिवाइड किया जाता है और पूरा वर्क फ्लो कैसे होता है, डेटा कहाँ से कहाँ जाता है और जो डेटा की रिक्वेस्ट है वो कहाँ से कहाँ जाती है, वो समझना बहुत ज़रूरी है।
तो सीपीयू की जो इंडिविजुअल कोर्स है, अगर हम क्वाड कोर सीपीयू की बात करें तो 4 फिजिकल कोर्स होगी, ठीक है। हर एक कोर के साथ L1 जो मेमोरी है वो हर एक कोर के साथ एसोसिएटेड होती है। अब L1 के 2 पार्ट है, एक है L1 फॉर इंस्ट्रक्शन और दूसरी है L1 फॉर डेटा, ठीक है। तो जितना डेटा होता है वो इस L1 डेटा L1D में रहता है, और जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है उस पर्टिकुलर सीपीयू की कोर के लिए, जितनी भी इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है वो टेम्परेरी बेसिस पे ये जो L1I है, L1 फॉर इंस्ट्रक्शन, उसमें स्टोर की जाती है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है L1 की इन L2 और L3 के मुकाबले सबसे ज़्यादा होती है। L1 का जो डेटा सेक्शन है उसकी जो स्पीड है रीड एंड राइट परफॉर्मेंस वो L2 और L3 के मुकाबले सबसे ज़्यादा, हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स पर सेकंड, ठीक है। मैं अगर अपने पर्सनल सीपीयू की बात करूं AMD 8350, तो उसकी L1 की जो स्पीड है वो है 537 गीगाबाइट्स पर सेकंड। ये आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा इन सारी मेमोरीज को अच्छे से समझने के लिए, और इसीलिए मैंने बहुत सारे अपने वीडियोज़ में कहा है कि जो सीपीयू की कैश मेमोरी है उसका जो डेटा ट्रांसफ़र है वो पूरे कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स पर सेकंड। उसके बाद L2 मेमोरी का चांस आता है। L2 मेमोरी है वो भी सारी की सारी जितनी भी कोर्स होंगी उनसे कनेक्टेड होगी, यानी कि हर एक कोर की इंडिविजुअल L2 मेमोरी होगी। और L3 मेमोरी है वो एक कॉमन मेमोरी होती है। लेवल 3 जो कैश है, लेवल 3 मेमोरी, वो ये कॉमन है, चारों की चारों कोर्स हैं वो इस लेवल 3 कैश को एक्सेस कर सकती है, कॉमन होती है, शेयर्ड होती है, ठीक है। तो अगर हम स्पीड वाइज कंपेरिजन करें तो L1 की सबसे ज़्यादा होती है स्पीड, L2 की उससे कम और L3 की उससे भी कम, ठीक है, और उससे कम रैंडम एक्सेस मेमोरी की, ठीक है। तो अब डेटा फ्लो की बात करते हैं कि डेटा फ्लो कैसे होता है और जो रिक्वेस्ट है डेटा की जब दी जाती है वो कैसे दी जाती है। तो फॉर एग्जांपल प्रोसेसर को किसी डेटा की ज़रूरत है प्रोसेसिंग करने के लिए, तो डेफिनेटली प्रोसेसर को डेटा चाहिए होगा, उसके पास तो होगा नहीं। तो सबसे पहले जो डेटा की रिक्वेस्ट है वो आती है L1 का जो डेटा सेक्शन है वहाँ पे, L1 का जो D सेक्शन है, डेटा सेक्शन, उसको रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस पर्टिकुलर बाइट की या बिट की जितने भी डेटा होता है उसकी ज़रूरत है। अगर वो उसके पास नहीं है और ज़्यादातर केस में नहीं होता तो वो डेटा डिमांड किया जाता है L2 मेमोरी से, ठीक है। L2 मेमोरी के पास अगर डेटा है तो वहाँ से काम शुरू हो जाएगा। इवन L1 के पास भी है तो वहाँ से ही काम शुरू हो जाएगा। L2 के पास या L3 के पास आने की ज़रूरत नहीं है और रैम के पास आने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो L1 से ही काम शुरू हो जाएगा। अगर L1 के पास डेटा नहीं है तो वो डेटा L2 से डिमांड किया जाएगा और वहाँ से काम शुरू हो जाएगा। प्रोसेस वो L1 में वो जो डेटा है वो L1 को प्रोवाइड किया जाएगा L2 से, और जो इंडिविजुअल कोर्स है वो अपना वर्क शुरू कर सकती है। अगर L2 के पास भी नहीं है तो जो लेवल 3 कैश होती है जो कि शेयर्ड होती है, सारी की सारी कोर की ये शेयर्ड मेमोरी होती है, इससे डेटा डिमांड किया जाएगा। और अगर इसके पास डेटा अवेलेबल है तो यहीं से आगे डेटा फॉरवर्ड किया जाएगा L2 और L1 के पास और काम शुरू हो जाएगा। और अगर इन पूरी कैश मेमोरी के पास जब डेटा नहीं होता तो जो मेमोरी की रिक्वेस्ट है वो, आपने अगर हमारा मेमोरी कंट्रोलर वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें समझाया था कि मेमोरी की रिक्वेस्ट मेमोरी कंट्रोलर के पास आती है। मेमोरी कंट्रोलर को ये ऑर्डर किया जाता है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल बाइट के डेटा की ज़रूरत है तो वो हमें प्रोवाइड किया जाए। तो मेमोरी कंट्रोलर है वो कंट्रोलर है, उसके पास तो कोई डेटा होगा नहीं, उसका काम है पूरी मेमोरी को, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमारी जो रैम है उसको एक्सेस करना। तो उसके बाद जो रिक्वेस्ट है वो रैम के पास आएगी कि रैम के पास अगर वो डेटा अवेलेबल है तो उससे डिमांड किया जाएगा। अगर रैम के पास होगा तो डेटा रैम से आगे चला जाएगा मेमोरी कंट्रोलर के पास, और मेमोरी कंट्रोलर से लेके L3 के पास, L2 के पास, L1 के पास और फिजिकल कोर के पास। लेकिन अगर रैम में भी डेटा अवेलेबल नहीं है तो फाइनली वो डेटा ऑर्डर किया जाएगा हमारी सेकेंडरी मेमोरी से, यानी कि हमारी हार्ड ड्राइव्स, SSDs, SSHDs, जो भी वो डिवाइस वहाँ पे है, इवन कोई एक्सटर्नल ड्राइव है तो उससे, जहाँ कहीं भी वो डेटा अवेलेबल है, जो भी आपने जैसे इंडिविजुअल प्रोसेस करने के लिए दिया है, किसी सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर रहे हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, और आप किसी डेटा को प्रोसेस करने की रिक्वेस्ट देते हो तो वो डेटा जहाँ कहीं भी होगा वहाँ से लेके सेकेंडरी मेमोरी में से लेके रैम में जाएगा, रैम से मेमोरी कंट्रोलर के पास, मेमोरी कंट्रोलर से L3 में, L3 से L2 में, L2 से L1 में, एंड देन प्रोसेसिंग कोर्स जो है प्रोसेसर की रियल कोर्स, उसके पास डेटा जाएगा और प्रोसेसर उस पर प्रोसेस करेगा। और प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट है वो भी इसी तरह से, इसी फ्लो में आगे बढ़ेगा। L1 को दिया जाएगा, L1 से L2 में, L2 से L3 में, देन रैम में, और अगर उसे सेव करना है तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस पे, ठीक है। या अगर सेव नहीं करना है और टेम्पररी बेसिस पे वो डेटा है उसे डिस्प्ले करना है तो वो ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में सेंड किया जाएगा, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाएगा। या फॉर एग्जांपल साउंड है, वो जो डेटा है वो साउंड का डेटा है तो वो साउंड का डिपार्टमेंट है, साउंड कार्ड, उसकी तरफ थ्रो किया जाएगा रैम से और आपको एज अ साउंड वो प्ले किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेसर का काम होता है, पूरे सिस्टम में जो वर्क फ्लो है वो ऐसे हो रहा होता है। और इसमें ये जो कैश मेमोरी है उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर ये नहीं है तो CPU का जो बॉटलनेक है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा, CPU को ऑल द टाइम वेटिंग कंडीशन में रहना पड़ेगा। और ये ना हो और CPU अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखा पाए, उसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो दिखा पाए, इसीलिए ये जो कैश मेमोरी है उसको यूज़ किया जाता है। बहुत सारे यूज़र्स ने जब कैश मेमोरी पे वीडियो ऐसे बनाए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, तो उन्होंने इसमें ये कहा है कि ये मेमोरी जितनी ज़्यादा हो इतनी अच्छा है, लेकिन आपके पास इसका ऑप्शन नहीं होता कि आप इसे इंक्रीज़ कर सको या डिक्रीज़ कर सको। आप अगर एक CPU चूज़ करते हो तो उसमें जितनी मेमोरी आपको मिलेगी उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। आपको इसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप मेमोरी इंक्रीज़ करने, ये जो मेमोरी है उसको इंक्रीज़ करने की या ज़्यादा लेने की सोचते हो, तो वो जो CPU है वो भी बड़ा होगा। ये जो मेमोरी है वो उस प्रोसेसर की जो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है उन्हीं के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि इस पर्टिकुलर चिप को जितनी भी ज़रूरत होगी। इसकी जो साइज़ है वो वेरी होती है 2 MB से लेके 45 to 50 MB मेगाबाइट तक, ठीक है। इसकी साइज़ इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी आपकी रैम की साइज़ होती है या जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी साइज़ होती है, ठीक है। तो ये जो साइज़ है वो बहुत कम होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है। साइज़ छोटी है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी जो साइज़ है वो मैटर करती है प्रोसेसर टू प्रोसेसर। आप एक प्रोसेसर चूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल वो एक क्वाड कोर CPU है, तो उस पर्टिकुलर चिप के हिसाब से, उस चिप को जिसने भी डिज़ाइन किया होगा, जैसे कि हम बात करें इंटेल की, तो उन्होंने उस चिप को जितनी रिक्वायरमेंट है उस कैश मेमोरी की उतनी वहाँ पे प्रॉपरली प्रोवाइड की होगी। तो आपको ये टेंशन लेने की या ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़्यादा है या कम है। वो उस पर्टिकुलर प्रोसेसर के हिसाब से मोर देन इनफ होती है, और उन्होंने जब डिज़ाइन किया होता है तब ये सारे एस्पेक्ट कवर करने के बाद ही ये जो कैश मेमोरी है उसकी जो साइज़ है वो डिज़ाइन की होती है, ठीक है। तो जो साइज़ वाइज अगर हम बात करें तो लेवल 1 जो कैश मेमोरी है उसकी साइज सबसे कम होगी, हार्डली KB में होगी, ठीक है। और उसके बाद ज़्यादा साइज होगी लेवल 2 की, और लेवल 3 की साइज सबसे ज़्यादा होगी इन तीनों में। लेकिन स्पीड की बात करें तो लेवल 1 की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, जितना साइज छोटा उतनी स्पीड ज़्यादा। लेवल 2 की जो स्पीड है वो लेवल 1 से कम होगी लेकिन साइज ज़्यादा होगी, और लेवल 3 की जो स्पीड है वो सबसे कम होगी स्पीड वाइज, लेकिन साइज सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको समझानी थी। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो हमारा जो कैशिंग वाला वीडियो है अगर वो रिलीज हो चुका है तो उसे भी देखिए, ताकि आपकी और भी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो कैश मेमोरी के रिगार्डिंग, आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ इश्यू है, कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए, मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।